नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 16 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम आरंभ करें। उससे पहले एक बार फिर से हम हमेशा की तरह स्लाइड्स को या पीपीटी को देख लें कि आज हम किन खबरों को किस प्रकार से शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, आज भी हम हमेशा की तरह 3 खबरों को लेंगे, जिनमें से 2 खबरें प्रारंभिक परीक्षा के लिए होंगी और 1 खबर मुख्य परीक्षा के लिए होगी, जिसको हम समग्र तरीके से अध्ययन करेंगे। तो प्रारूप आपको आइडिया लग ही गया है कि किस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। ठीक वही प्रारूप हमारा रहेगा। हम खबर की कटिंग लेंगे न्यूज़पेपर से, उसके बाद फिर हम विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे, उस खबर को पढ़ेंगे और उसके बाद उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न दिया करेंगे। मुख्य परीक्षा का जो खबर रहेगा उसके लिए आपको पता है कि सिलेबस से जोड़ते हैं, संदर्भ तो हमेशा ही हम देखते हैं और उसके बाद उस खबर को विस्तार से पढ़ते हैं, जिससे कि यूपीएससी के परीक्षा में अगर कभी उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आसानी से आप उसको लिख सकें और उस विषय वस्तु के बारे में आपको क्लियर कट एक आइडिया भी हो जाए। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग अब आरंभ करते हैं। स्लाइड्स देखने के बाद एक बार आपको आइडिया हो गया कि हम किस तरीके से आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में हमारे लेक्चर की रूपरेखा जो रहेगी वो देखिए, हमारे लेक्चर की रूपरेखा, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लूं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम 2 खबरों को लेंगे, जिसमें से एक खबर होगी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित विषय वस्तु, क्यों न्यूज में है, क्या पढ़ना है, देखेंगे अभी हम। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो खबर रहेगी वो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से रहेगी, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो इससे संबंधित क्या खबर है, संदर्भ देखकर फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में भी पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं और मुख्य परीक्षा में भी पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी ये लगातार न्यूज में बना ही रहेगा और बना ही रहता है। तो इसलिए रोगाणु रोधी प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, रोगाणु रोधी प्रतिरोध से संबंधित विषय वस्तु को मुख्य परीक्षा के लिए हम शामिल करेंगे और इसको समग्र रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और भी जो इसकी बातें हैं, जो कुछ भी और अन्य चर्चाएं हैं, वो भी आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। तो आज के पहले खबर को हम लोग शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। पहली खबर आप देखिए, हिंदी माध्यम का न्यूज़पेपर जनसत्ता के पेज नंबर 8 पर यह खबर एडिटोरियल पर आया है, जिसमें स्पष्ट क्या लिखा है आप देखेंगे। हेडिंग है, जब दवा ही मर्ज बन जाए। दवाई रोगों से हमें ठीक करती है, लेकिन जब दवाई ही हमें रोग ही बनाने लगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी हमारे लिए। और एंटीबायोटिक या बोल सकते हैं हम कि जो भी हम प्रतिजैविक या और भी तमाम प्रकार की जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए दवाइयां हम खाते हैं, उसका अतार्किक तरीके से उपयोग कर रहे हैं, अर्थात दुरुपयोग करने से आज एक बहुत बड़ी चुनौती केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने खड़ी हो गई है। ये बहुत आने वाले समय में बहुत ही भयंकर एक स्थिति बनेगी। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या बातें बताई गई हैं, हिंदी का न्यूज़पेपर है तो आप पढ़ भी सकते हैं। हालांकि यहाँ तो उतनी क्लियरिटी आपको नहीं दिखती है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर की कटिंग लगाता हूं तो पिक्सल फटता है, लेकिन हिंदी के न्यूज़पेपर्स आपको जरूर मिल जाते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसका संदर्भ आपको अभी बता दूंगा। ठीक ऐसी ही एक खबर दैनिक जागरण के पेज नंबर 16 पर आई है और इसमें भी देख सकते हैं कि एंटी फंगल है, तो ये भी माइक्रोब ही। तो एंटी फंगल दवाओं के अत्यधिक उपयोग से बढ़ रहा दवा प्रतिरोधी संक्रमण,
तो दवा प्रतिरोधी संक्रमण यहां भी बात हो रही है, यहां भी वही बात हो रही है कि एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं इसका अतार्किक प्रयोग हम खूब कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, बैक्टीरिया मजबूत हो गए हैं, अपने अंदर क्षमता पैदा कर लिए हैं। वही एंटीबैक्टीरियल दवाइयां अब जीवाणुओं को मारने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। तो क्या संदर्भ है, इस एडिटोरियल में क्या बताया जा रहा है, थोड़ा पहले उसको मैं आपको समझा दूं और उसके बाद फिर हम लोग इस खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, जो कुछ भी महत्वपूर्ण बातें हैं इस एडिटोरियल में, इस संपादकीय में, उसको मैंने यहां रख दिया है और शुरू करेंगे यहां से। देखिए, खबर का महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु क्या है, तो जो लेखक बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं का तार्किक प्रयोग से उनकी प्रभावकारिता क्या हो रही है, कम हो रही है। जब एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग हम अपने स्वविवेक से, बिना पढ़े लिखे, अगर हम डॉक्टर नहीं हैं और स्वविवेक से जाकर मेडिकल से दवाई खरीद लिए और खरीद के खाने लगे, और कितने दिन लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, न डोज हमको पता है, न दिन पता है, कुछ दिन लिए फिर छोड़ दिए, अभी वो बैक्टीरिया अगर मरा नहीं है जो शरीर में है, तो फिर वो डर जाता है उन दवाओं से और अपने अंदर म्यूटेशन करके, उत्परिवर्तन करके अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि फिर अगर वही दवाई से उसको मारना चाहते हैं आप, तो वो नहीं मरेगा, बल्कि और एडवांस एंटीबायोटिक आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके वो मरेंगी। और आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबायोटिक की अब तक 3 पीढ़ियां ही केवल विकसित हो पाई हैं, 4थी पीढ़ी पर अभी रिसर्च जारी है, और ये तीनों पीढ़ियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करने वाले जीवाणु उत्पन्न हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि फ्यूचर में कभी कोई महामारी आती है तो हम किस तरीके से एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे, जब तक कि नवीन रिसर्च हम न कर सकें, और इतनी आसानी से तो नवीन रिसर्च हो नहीं पाता है। तो पहली बात ये रही कि अतार्किक प्रयोग से उनकी प्रभावकारिता कम हो रही है। और क्या बातें करते हैं, तो इन्होंने और बातें हमें ये बताया है कि अस्वीकृत या प्रतिबंधित जो दवाओं की बिक्री है ये भी खूब चल रही है। भारत सरकार द्वारा जो अस्वीकृत बोल दिया गया है कि ये दवाइयां आप नहीं बेच सकते, प्रतिबंधित है, उन दवाइयों को भी खूब बेचा जा रहा है। कैसे बता रहे हैं ये, तो बोल रहे हैं कि जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में प्रकाशित किया गया है कि 2020 तक दवा बाजार में 70% से अधिक, ऊपर तीर लगा है मतलब 70% से अधिक एफडीसी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं डीएनएस में ही, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, कुछ चीजें हमें इंग्लिश में लिखना है, बहुत करेंगे देवनागरी कर देंगे। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि एक अगर कोई दवाई है तो इसी में बुखार का भी है, इसी में क्या है, दर्द का भी है, इसी में एक एंटीबायोटिक भी मिला दी गई है। इस तरीके से कई दवाइयों को एक साथ मिला के अगर हम देते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। और पता चला था जांच से कि इनकी प्रभावकारिता बेहतर नहीं है, तो भारत सरकार द्वारा इसको बंद भी कर दिया गया था। उसी समय इससे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसके बाद देखिए 2020 में भी क्या बताया जा रहा है इस जर्नल में कि 70% से अधिक एफडीसी एंटीबायोटिक जिसमें मिली हुई थी बेची जा रही थी, और ये सभी क्या थी, प्रतिबंधित थी। इसमें से अधिकतम क्या थी, प्रतिबंधित थी, फिर भी बेची जा रही थी। मतलब नियामकीय ढांचा हमारा सही नहीं है, हम नियमन सही से नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो एफडीसी इसमें थी, इसमें एफडीसी का हिस्सा टोटल दवा बाजार का कितना था, लगभग 16% था। इतनी दवाइयां प्रतिबंधित रूप से बेची जा रही थी। फिर क्या बोलते हैं लेखक कि एफडीसी पर जब चर्चा शुरू हुई 2008 में 33% दवा बाजार में इसकी हिस्सा थी भारत के। 2020 में ये बढ़ा है, घटा नहीं है। तो नियामकीय तरीके से हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं कि और ये बढ़ी हैं। और एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर नंबर में देखेंगे तो 2008 में 574 एफडीसी थी, 2020 में 395 घटी तो है, लेकिन मात्रा ज्यादा बेची जा रही है। तो दवा बाजार में 37% उनका जो रेवेन्यू के हिसाब से हिस्सा है, और इन 395 में से 70% जो है प्रतिबंधित थी। ये इस आंकड़े के तहत पता चल रहा है। और क्या बता रहा है, तो आपको पता है कि आजकल हर चीज में एंटीबायोटिक चलाया जा रहा है। कृषि में एंटीबायोटिक का प्रयोग,
मुर्गियों के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग, मवेशियों के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग। हर व्यक्ति को लगता है कि एंटीबायोटिक खाएंगे सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है। और हमारे देश में एंटीबायोटिक क्या है, आराम से जाके मेडिकल पे हम बोलते हैं मिल जाता है। हालांकि कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी आप जाके मेडिकल से कोई भी मैक्सिमम आप जो एंटीबायोटिक है खरीद सकते हैं। तो कृषि में, मत्स्य में, मछली पालन में मछलियों को एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, इत्यादि में इनका प्रयोग हो रहा है खूब अतार्किक तरीके से। और वही मछलियां जब इंसान खा रहा है तो एक तरीके से एंटीबायोटिक उसके शरीर में भी आ रहा है। पानी में एंटीबायोटिक मिल जा रहा है कृषि के माध्यम से। तो और भी जो अपशिष्ट बहाए जा रहे हैं उसके माध्यम से, तो एंटीबायोटिक अप्रत्यक्ष रूप से इंसान ले रहा है, जीव ले रहे हैं, तो उनके शरीर में एंटीबायोटिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। और उस एंटीबायोटिक से जो जीवाणु हैं वो क्या हो रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर ले रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से तो खत्म हो नहीं पा रहे हैं, तो और मजबूत हो जा रहे हैं वो, और फिर उस एंटीबायोटिक से वो मारे नहीं जा सकते। तो फ्यूचर में अगर कोई महामारी आती है तो हमारी सारी एंटीबायोटिक फेल हो जाएंगी। और एक तरीके से जो एंटीबायोटिक न बनने से पहले की दुनिया थी, जो पेनिसिलिन का खोज हुआ था, आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 के आसपास, उसके पहले वाली स्थिति आ जाएगी कि छोटा सा अगर संक्रमण होगा कुछ तो व्यक्ति मर जाएगा। आप देखेंगे पीछे इतिहास पढ़ते हैं आप, छोटे छोटे संक्रमण से बहुत से लोग मरे हैं, डायरिया से मरे हैं, डाइजेंट्री से मरे हुए हैं, पेचिस से मरे हुए हैं, छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे क्योंकि एंटीबायोटिक थी नहीं। तो वही बोल रहा है कि खेती, कारखानों और अपशिष्टों में अतार्किक रूप से खूब प्रयोग हो रहा है। बिना आवश्यकता के प्रयोग को बंद करना चाहिए हमें। अगर अब से भी नहीं सुधरेंगे तो तकलीफ होगी। WHO इसे एक बहुत बड़ी चुनौती मानता है, बोलता है कि एक तरीके से ये जितनी भी चुनौतियां हैं हमारे सामने, उसके टॉप 10 चुनौतियों में ये है। WHO खुद ही बोलता है इसको। उसके बाद आप देखेंगे तो अमेरिका के एक रॉकफेलर यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर हैं एलेक्जेंडर टोमास, वो बोलते हैं कि मेडिकल डिसास्टर आने की स्थिति है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेडिकल डिसास्टर आएगा, मेडिकल आपदा आएगी। ऐसे ही एक थॉमस हुसलर हैं, ये वायरसेस वर्सेस सुपरबग्स क्या है भी बताऊंगा मैं आपको। 2005 में उन्होंने बताया कि 20 लाख लोग संक्रमित थे ऐसी बीमारियों से, जिसमें से 90 लाख लोग मर गए थे। ये एंटीबायोटिक का एक विफलता है, एंटीबायोटिक का ये फेलियर कहा जाएगा। फिर केरल राज्य में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भारत में सारे राज्य ऐसे चल रहे हैं, बहुत मैक्सिमम राज्य में दुरुपयोग ही हो रहा है, लेकिन केरल एक अच्छा प्रयास कर रहा है। एंटीबायोटिक स्टेट व्हाट्सएप चला रहा है, जिसमें लोगों को, उसके साथ साथ डॉक्टर को और मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित कर रहा है एंटीबायोटिक को लेकर। तो केरल इस मामले में एक अच्छा काम कर रहा है। इसको मानक बनाकर भारत के अन्य राज्यों को भी ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को बचाया जा सके। तो ये इस खबर का पूरा सारांश था। इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने खबर के संदर्भ के बाद जो हमें चीजें पढ़नी है उसको देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हालांकि ये तो पिक्सल फटा होगा, उतना आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले पाठ्यक्रम से जोड़ लेते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से तो प्रश्न पत्र 4, सामान्य अध्ययन 3, टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य में भी इसको ले सकते हैं। स्वास्थ्य वाला जो मुद्दा है इसमें भी इसको जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस से हमने इसको जोड़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद विगत वर्षों में इससे प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको पहले ही बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं। सूक्ष्म जैविक माइक्रोबियल जो बोल रहा है, सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। आप टीबी में देखेंगे, जो टीबी है ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, उसमें एमडीआर होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। जब मैक्सिमम ड्रग से रेसिस्टर शरीर हो जाता है, प्रतिरोधक हो जाता है, तो फिर व्यक्ति लगभग मृत्यु के कगार पर चला जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था उसने कि सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण क्या है, और ये ऑप्शन दिया था, आराम से कर सकते हैं आप। और ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था, 2019 का ये प्रश्न है। उसके बाद हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब देखिए मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछा गया है। 2014 में सीधे प्रश्न पूछा गया कि क्या एंटीबायोटिकों का
प्रतिजैविकों का अति उपयोग और डॉक्टरी नुस्खे के बिना, प्रिस्क्रिप्शन के बिना उपलब्धता उसकी जो भारत में अभी है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाएंगे आपको नहीं मिलेगा आसानी से। आप चाहे कि एंटीबायोटिक खरीद ले, नहीं मिलेगा, भारत में मिल जाएगा आराम से। भारत में औसत प्रतिरोधी रोगों के आविर्भाव के अंशदाता हो सकता है। अनुवीक्षण और नियंत्रण की क्या क्रिया विधियां उपलब्ध है भारत में, इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचना पूर्वक चर्चा कीजिए। 12.5 अंक का यह प्रश्न आया था, 200 शब्दों में उत्तर देना था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इससे प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाले समय में चूंकि WHO ने इसे विश्व की 10 सबसे बड़ी चुनौतियों में एक रखा है, तो डेफिनेटली इससे भविष्य में प्रश्न आ सकता है। अब हम पढ़ते हैं इसको विस्तार से। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एकदम बेसिक बातें भी समझ में आ जाए और जितनी एडवांस बातें हैं वो भी समझ में आ जाए। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 100% में इस चीज को समझा लूं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध, इसको रोगाणु रोधी प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। केवल प्रतिजैविक नहीं बोलेंगे क्योंकि एंटी फंगल भी तो है। अभी हमने न्यूज में देखा कि एंटी फंगल भी है, एंटी वायरल भी है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रोगाणु रोधी प्रतिरोध या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अर्थ या परिचय क्या है? सीधी सी बात, जब सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या इत्यादि प्रकार की जो प्रतिजैविक या माइक्रोबियल दवाएं हैं उनके खिलाफ एक शक्ति प्राप्त कर लें और उनसे अपने आप को बचाने लगे, तो हम बोलेंगे कि उनके अंदर क्या हो गया है, माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा हो गया है, क्योंकि उन दवाइयों से वो मर नहीं रहे हैं। तो यही बातें बताई जा रही। देखिए, किसी सूक्ष्म जीव कौन से, जीवाणु, कवक, विषाणु और कुछ परजीवी, जिनके कारण जैसे कृमि शरीर में हमारे हो जाती है पेट में, तो उससे भी रोग होता है। तो जीवाणु, कवक, विषाणु और कुछ परजीवियों की वह क्षमता या उनमें विकसित ऐसी क्षमता जिसके कारण वे किसी एंटी माइक्रोबियल औषधि, अब चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे एंटी फंगल हो, चाहे एंटी वायरल हो, चाहे एंटी मलेरियल हो, चाहे एंटी हेलमिंटिक्स हो। एंटी हेलमिंटिक्स किसके लिए, कृमि के लिए होता है। कृमि जो पेट में आप देखेंगे कृमि पड़ जाती है, अक्सर आप देखेंगे छोटे बच्चों में कृमि आ जाती है तो उनके शरीर में पोषण वो खुद लेने लगती है, परजीवी होती है। तो इसके लिए कृमि मुक्त भारत चलाया गया है, जिससे अल्बेंडाजोल नामक गोली दिया जाता है स्कूलों में, जिससे कि बच्चे उसको खाते हैं तो जो कृमि रहे पेट में वो खत्म हो जाए। तो वो अपने विरुद्ध कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। कुल मिलाके जब सूक्ष्म जीव क्या करने लगे, इनको मारने वाली जो दवाइयां हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल दवाइयां, एंटी माइक्रोबियल दवाइयां, अगर इन एंटी माइक्रोबियल दवाइयों के खिलाफ ये सूक्ष्म जीव क्या कर लें, प्रतिरोधकता प्राप्त कर लें, एक प्रतिरोधकता प्राप्त कर लें, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा हो गया है। इन सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोधकता पैदा हो गई है। अब उन एंटी माइक्रोबियल दवाइयों से वो नहीं मरेंगे, बल्कि और एडवांस दवाइयां लानी पड़ेंगी, तब जाके वो मरेंगे। अब बात करते हैं रोगाणु रोधी दवाएं, क्योंकि आपको रोगाणु रोधी दवाएं थोड़ी समझ में आनी चाहिए। रोगाणु रोधी दवाएं ऐसे दवाएं जो क्या करती हैं, रोगाणुओं को मारती हैं। ऐसी दवाइयां जो रोगाणुओं को मारती हैं या नष्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रोगाणु रोधी दवाइयां। कौन कौन सी है, एंटीबायोटिक जीवाणु को मारती है, उदाहरण के लिए एजिथ्रोमाइसिन। अब बहुत सी दवाइयां हैं, हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। एंटीवायरल विषाणु को मारती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, सुने होंगे जब कोविड आया था तो उस समय हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को छिड़क रहे थे लोग। एंटी फंगल, फफूंद, आप देखेंगे हाथ पैरों वगैरह में थोड़ी गलन सड़न जैसी होती है, फफूंद, तो ये एंटी फंगल फफूंद को मारते हैं। और केटोकोनाजोल एक इसका उदाहरण है, खासकर रूसी वगैरह डेंड्रफ बालों में हो जाता है तो हम इसको लगाते हैं, देखेंगे तो। और ऐसे ही एंटी हेलमिंटिक्स, तो ये कृमि को नष्ट करती है, जैसे एल्बेंडाजोल, अक्सर पेट में कीड़ों को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर बग्स क्या है, तो समझ लीजिए सूक्ष्म जीव जो है ना यहाँ पे, ये एंटी माइक्रोबियल दवाइयों से अब नहीं मरेगा,
तो इस सूक्ष्म जीव को हम बोलेंगे क्या बन गया है, सुपर बग्स बन गया है। यही है, देखिए ऐसे रोगाणु या रोगाणुओं का समूह, एक रोगाणु हो सकता है या कई रोगाणु हो सकते हैं, जिसको रोगाणुओं का समूह बोल सकते हैं। ऐसे रोगाणु या रोगाणुओं का समूह जो रोगाणु रोधी प्रतिरोध विकसित कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर बग्स। मतलब अगर ये विकसित कर लिया है सूक्ष्म जीव तो ये सुपर बग्स बन गया है। और कई, एक नहीं कई रोगाणु रोधी दवाइयों से अगर वो कर लिया है तो ज्यादा सुपर बग्स उसको हम बोलते हैं। अतः इन रोगाणुओं से लड़ने हेतु नई रोगाणु रोधी दवाइयों के निर्माण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन दवाइयों से वो मरेगा नहीं जिनके खिलाफ उसने रेसिस्टेंस पैदा कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। इधर आ जाइए। अब एंटीबायोटिक दवाइयों की पीढ़ियां, हम खासकर एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक की पीढ़ियां कितनी हैं। प्रथम पीढ़ी, इसमें क्या किया गया, जो जीवाणु है, आप बायो पढ़ेंगे तो जीवाणु की झिल्ली होती है। जीवाणुओं की क्या होती है, कोशिका में एक झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को मारने के लिए ऐसे रसायन बनाए गए, ऐसे केमिकल बनाए गए शुरू में कि वो क्या कर दे, आके इसके इस झिल्ली को नष्ट कर दे, जिसके कारण ये मर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या कर लिया, इसके प्रति या अतार्किक तरीके से प्रयोग करने के कारण इसके प्रति उसने क्या कर लिया, रेसिस्टेंस पैदा कर लिया। तो अब इसके कारण वो मरते नहीं हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो इससे अब नहीं मरते हैं। देखिए लिखा गया कि ऐसे पदार्थ प्रयोग में लाए गए या ऐसे रसायन प्रयोग में लाए गए जो जीवाणुओं की झिल्लियों को प्रभावित करने में क्षमता रखते थे। द्वितीय पीढ़ी क्या है, तो अब जब झिल्ली से नहीं मर रहे हैं तो क्या किया गया, कोशिका द्रव्य को मार दिया गया। ऐसा रसायन लाया गया कि यहाँ पे कोशिका द्रव्य होता है, आपको पता है, कोशिका में, वहां जाके कोशिका द्रव्य को ही मार देते हैं, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। लेकिन फिर इसको, इसके प्रति भी क्या कर लिया गया, जीवाणुओं द्वारा प्रतिरोधकता हासिल कर ली गई। तो फिर तीसरी पीढ़ी लाया गया, और तीसरी पीढ़ी में क्या करते हैं हम, उसके जेनेटिक पदार्थ, आपको पता है कि जीवाणुओं का जेनेटिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, जो बायो में आप पढ़े होंगे। तो उस डीएनए या आरएनए को ही हम मार देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि तृतीय पीढ़ी का है। और ये 3 पीढ़ी की एंटीबायोटिक हमारे पास है। और आज मैक्सिमम बहुत से जीवाणु ऐसे हैं जो इन तीनों के प्रति क्या कर लिए हैं, प्रतिरोधकता हासिल कर लिए हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है। अब हमको नए पीढ़ी की एंटीबायोटिक की तरफ जाना है, इसलिए चौथी पीढ़ी की एंटीबायोटिक की तरफ पूरी जो वैज्ञानिक समूह है, वो लोग, समुदाय खोज कर रहे हैं। तो ये हो गया एंटीबायोटिक की पीढ़ियां, समझ गए आप। अब रोगाणु रोधी प्रतिरोध के प्रकार, रोगाणु रोधी कैसे प्रतिरोध पैदा करते हैं अपने अंदर। तो एक तो होता है प्राकृतिक आंतरिक संरचनात्मक प्रतिरोध, उनके अंदर शरीर में ऐसा आंतरिक संरचना है जिसके कारण वो प्रतिरोध पैदा करते हैं, जो बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। दूसरा है अर्जित। अर्जित आप समझ सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक खाया गया, उस एंटीबायोटिक से अगर वो नहीं मरा तो फिर उसके खिलाफ वो प्रतिरोध पैदा कर लिया, तो इसको बोलते हैं अर्जित। जैसे नोबेल प्राइज में मैंने आप लोगों को प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ाया था, जाके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो प्रतिरक्षा तंत्र भी हमारा अर्जित होता है, जो जन्म के बाद मिलता है। वैसे ही ये धीरे धीरे एंटीबायोटिक के हमारे शरीर में प्रयोग के कारण या जीवों के शरीर में प्रयोग के कारण ये हासिल कर लेते हैं जीव, तो बोलते हैं अर्जित प्रतिरोध। क्रॉस क्या है, क्रॉस मतलब कि जीवों के माध्यम से अलग अलग एंटीबायोटिक के प्रयोग के कारण एक जीव में एंटीबायोटिक है, उसमें दूसरा जीवाणु आया, इस तरीके से करके क्रॉस करके अगर प्रतिरोधकता पैदा कर रहे हैं तो उसको क्रॉस बोलते हैं। और मल्टी ड्रग प्रतिरोध या संपूर्ण प्रतिरोध होता है कि जब वो जितनी ही प्रकार की दवाइयां हैं, हर प्रकार की दवाइयों से नहीं मरेंगे अभी तक जो उपलब्ध दवाइयां हैं, तो हम बोलते हैं कि वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस पैदा कर लिए हैं या फिर संपूर्ण प्रतिरोध पैदा कर लिए हैं। और कई जीवाणु ऐसे हो गए हैं जो किसी भी प्रतिजैविक से, एंटीबॉडी से अभी नहीं मर रहे हैं। तो ये बेसिक आपको मैंने एक आइडिया दे दिया हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध में थोड़ी सी और बातें करें कि कारण क्या है। तो कारण, चूंकि हमने एडिटोरियल का संदर्भ पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला कारण तो यह है कि रोगाणु रोधी दवाइयों का दुरुपयोग, जाके मेडिकल से खरीदे, खा लिए, बुखार हुआ है किसी और कारण से खा लिए, जाके एंटीबायोटिक तो अतार्किक रूप से खा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे शरीर में वो जा रहा है। और छोटे मोटे जो जीवाणु हैं अगर हमारे शरीर में होंगे भी, जो हमको अभी
प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसके खिलाफ एक तरीके से प्रतिरोधकता प्राप्त कर लेंगे, और फिर जब समूह में वो हमें आक्रमण करेंगे तो उसी दवाई से मरेंगे नहीं। अगला क्या है, कृषि और पशुपालन में प्रयुक्त पशु आहार में एंटीबायोटिक का मिश्रण इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे मुर्गी पालन में, गायों के, मवेशियों के लिए, सब में, इवन पालतू जो पशु पाल रहे हैं उनको एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं, जो एकदम ही गलत प्रथा है। खेतों, कारखानों और समुदायों द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट, जो भी अलग अलग अपशिष्ट पैदा किया जा रहा है, उस अपशिष्ट का सही तरीके से हम मतलब ठिकाने नहीं लगा पा रहे हैं, उसके कारण भी क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक मिल जा रहा है जल में, मिट्टी में, अन्य जगहों पे, जिसके कारण वो प्रतिरोधकता पैदा कर ले रहे हैं जीवाणु। स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम के लिए नियंत्रण के अपर्याप्त उपाय, हाथ ही नहीं धोते हैं लोग, स्वच्छता ही उतनी लेवल पे नहीं रख पाते, जिसके कारण हमारे शरीर में जो एंटीबायोटिक हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रतिरोधकता प्राप्त करते रहते हैं। अपर्याप्त प्रयोगशालाएं हैं। अब हमारे जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर बोला कि एक काम करो, पहले जांच करा के आओ कि आपको फीवर क्यों है, लेकिन हमने क्या किया, हमको पता है कि जांच कराने जाएंगे पैसा ज्यादा लगेगा, बोल देंगे डॉक्टर साहब प्लीज आप दवाई लिख दीजिए, जांच हम नहीं कराएंगे। डॉक्टर साहब भी सोचते हैं चलो लिख दो, दवाई लिख दिए, अगर प्रॉपर जांच होके कि कौन सा जीवाणु से हुआ है, कितनी डोज चाहिए, कितने दिन चाहिए, तो फिर ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो ऐसे और भी कई कारण हैं, मैंने कुछ कारण यहाँ पे दिए, इतना सफिशियंट है आपके लिए। प्रभाव क्या है, या बोल सकते हैं चुनौती क्या है, क्या होगा इससे। तो पहली बात तो ये होगा कि सामान्य संक्रमणों के उपचार में असमर्थता हो जाएगी। अब जुकाम भी होगा तो हम दवाई खाएंगे एंटीवायरल, वो तो काम नहीं करेगा। और भी कुछ, मान लीजिए घाव बन गया यहाँ पे, उस घाव को भरने के लिए एंटीबायोटिक खा रहे हैं, क्योंकि जीवाणु प्रतिरोधकता हासिल कर लिया है तो अब काम ही नहीं आएगा वो, तो ये तकलीफ हो जाएगी। और पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इससे, उनको भी प्रॉपर चीजें, दवाइयां नहीं मिल पाएंगी। अगला, जो संधारणीय विकास लक्ष्य हमारा SDG है, उसको हम सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो 2030 तक हम प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहे हैं वो मुश्किल है, वैसे भी प्राप्त नहीं हो पाना है, दिख रहा है। अगला है चिकित्सकीय प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिमों में वृद्धि होगी, बहुत कुछ होगा। अंग प्रत्यारोपण करना है, वहां दिक्कत होगी क्योंकि एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी करना है, वहां दिक्कत होगी। मधुमेह का प्रबंधन करना है, वहां दिक्कत होगी। और भी कोई शल्य चिकित्सा करना है शरीर में तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, वहां नहीं मिल पाएगा। जैसे सिजेरियन करना है बच्चों का, अगर गर्भ के दौरान, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, और कोई प्रत्यारोपण करना है शरीर में, तो इन सभी के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जोखिम हो जाएगा। बहुत से लोग उसी के कारण मर जाएंगे क्योंकि उस घाव को भरने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक बचेगा नहीं, और वहां बैक्टीरिया क्या करेंगे, जाके अपना संक्रमण फैला देंगे। और जो एंटीबायोटिक हम अभी देंगे, इन 3 पीढ़ियों वाला जो हमने पीछे पढ़ा, तो वो काम आएंगे नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ तो प्रतिरोधकता हासिल कर लिए हैं। तो ये प्रभाव होगा या चुनौती होगी आने वाले समय में, जो बहुत बड़ी चुनौती है, ध्यान रखिएगा। भारत में स्थिति क्या है, तो भारत में स्थिति तो और भी गड़बड़ है, क्योंकि अशिक्षा है, आइडिया है नहीं लोगों को, तो फिर वो अपने हिसाब से जाके मेडिकल से दवाई लेके लेते हैं, डॉक्टर से पूछते ही नहीं है। तो भारत में देखिए क्या स्थिति, भारत में उच्चतम एंटीबायोटिक खपत और उच्चतम AMR, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। जनसंख्या ज्यादा है, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे हमने देख ही लिया। और अशिक्षा है, गरीबी भी है, जिसके कारण ये समस्या बहुत ज्यादा भारत के लिए दिक्कत करेगी, और भी जो गरीब देश हैं उनके लिए दिक्कत करेगी। भारत में कई रोगियों को अब एक दवाई होती है कार्बापेनम, जो निमोनिया और सेप्टिसीमिया के इलाज में प्रयुक्त होती है, लाभ नहीं करती है। अब फायदा ही नहीं होता है, दवाई खाओ कोई फायदा नहीं होता है, इससे उच्च लेवल की एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, जबकि पहले इससे काम हो जाता था। इसके अलावा एक और दवाई है इमीपेनम, जो बैक्टीरिया ई कोलाई के कारण होने वाले संक्रमण को ठीक करती है, पेट के लिए अक्सर। लेकिन ये भी क्या कर लिया है, अब ये बैक्टीरिया ई कोलाई उसके प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लिया है, तो अब ये दवाई काम नहीं कर रही है। तो ये दवाई सस्ती मिलती थी, आसानी से मिल जाती थी, सस्ती थी, हर व्यक्ति के लिए थी, लेकिन अब ये काम नहीं कर रही हैं, तो अब हमको बहुत महंगी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, और वो सबके बस की नहीं है, इवन हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। अब बात आती है एक और, देखिए कि इस पर, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की रिपोर्ट के अनुसार भारत में
एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की सीमा क्या है? तो ये पढ़ सकते हैं आप, जैसे ई कोलाई है, क्लेब्सिएला है, एसिनोबैक्टर है, स्टेफिलोकोकस है, ऐसे जो जीवाणु हैं ये क्या कर लिए हैं, नवीनतम पीढ़ी के एंटीबायोटिक के लिए भी प्रतिरोधी हो गए हैं। मतलब थर्ड के लिए भी क्या हो गए हैं, तीसरे जनरेशन के लिए भी प्रतिरोधी हो गए हैं, ये भी काम नहीं कर रही हैं। फिर सर्दी, बुखार, त्वचा रोग और मूत्रपथ जो यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण होता है उसके इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली तीसरी पीढ़ी की रोगाणु रोधी दवाएं जैसे सेफ्लोस्पोरिन, एमिडाजोल, अब इतना हमको याद करने की जरूरत नहीं है, सेफ्ट्रिएक्सोन, मेट्रोनिडाजोल, इन सब पर भी क्या हो गई हैं, वो अब अप्रभावी हो रही हैं या बहुत कम प्रभाव पैदा कर रही हैं, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा चुनौती पैदा करेगा। मानव, पशु और कृषि क्षेत्रों में एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित अनुप्रयोग ने ऐसे सुपर बग उत्पन्न किए हैं जो इन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल में अपर्याप्त स्वच्छता और अनुचित संक्रमण रोकथाम के लिए क्या होंगे, एक चुनौती पैदा करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आपको थोड़ी बहुत कुछ चीजें याद रखनी है, केवल क्रक्स भी लिख देंगे एग्जाम में तो काम चल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, रोगाणु रोधी जो प्रतिरोध है, इसको नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रयास हम दो तरीके से देखेंगे, भारतीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। भारतीय प्रयास में क्या क्या है देखिए, कृषि में रोगाणु रोधी उपयोग पर प्रतिबंध। तो भारत सरकार ने कृषि में एंटीबायोटिक का प्रयोग आप नहीं करेंगे ऐसा नोटिफाई की है, लेकिन इसको सही से क्रियान्वित करना पड़ेगा। आज भी हो रहा है, जैसा कि हमने अभी न्यूज में पढ़ा। भारत सरकार ने कृषि में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के उपयोग और मुर्गी पालन में कोलिस्टीन के विकास को बढ़ावा देने वाले उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है कि आप मवेशियों के लिए खासकर कृषि में और मुर्गी पालन में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि फिर भी चोरी छुपे लोग कर रहे हैं। रेड लाइन अभियान चलाया गया है। ये क्या है, तो एंटीबायोटिक दवाओं के अतार्किक उपयोग को रोकना और डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है इसके खिलाफ। इसके तहत रेड लाइन अभियान, दिमाग में रखिए, कभी पीटी में भी पूछ लेगा कि रेड लाइन अभियान का संबंध किससे है। फिर चेन्नई घोषणा, तो ये क्या है, आपको पता है कि एच शेड्यूल में जो दवाएं डाली जाती हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, हालांकि जुगाड़ से लोग ले ही लेते हैं। तो जैसे इसमें बहुत सी क्या आती हैं, जो एनआरएक्स होती हैं आती हैं, जो दिमाग की दवाएं होती हैं। तो ऐसे ही एक H1 नियम लागू किया गया है जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है कि सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की दवाएं आपको आसानी से नहीं मिलेंगी। चेन्नई घोषणा में और क्या किया गया है, एंटीबायोटिक दवाओं के ओवर द काउंटर, जाके सीधे मेडिकल से ले लो, ओवर द काउंटर को विनियमित करने के लिए भी प्रयास किया गया है। अगला क्या है, AMR के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 से 21 ये चलाया गया था। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर या उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 से 21 चलाया गया। और भी कुछ पुराने हैं जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ आपको, पंचवर्षीय योजना है वाली। यह योजना वन हेल्थ दृष्टिकोण पर ध्यान में, वन हेल्थ को दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए क्या किया गया है, AMR के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। वन हेल्थ मतलब सबका, पूरे विश्व को अगर हम देखें तो एक तरीके से हम हेल्थ को समझें, और इसलिए बैक्टीरिया को प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने से हम रोकें। विश्व बैंक का भी ये प्रयास है। AMR पर अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से भारत और जर्मन सहयोग भी शुरू कर दिए हैं। जर्मनी और भारत एक दूसरे से मिलकर सहयोग कर रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो DCGI हैं, इन्होंने अनुपयुक्त पाए गए कई निश्चित खुराक संयोजनों, FDC जो मैं आपको बताया, को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन फिर भी बिक रही हैं, ये चैलेंज है। ICMR जो हमारा है, इसने एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप प्रोग्राम शुरू किया है जो केरल ने शुरू किया है। इसमें क्या किया जाता है, मैं पहले ही बताया कि मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को एंटीबायोटिक
के प्रति जागरूक किया जाता है और लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। तो ये भारत के प्रयास हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम ग्लास उसने शुरू किया है। WHO ने 2015 में शुरू किया था, इसको 2015 में शुरू किया था, रिपोर्ट जारी करता रहता है। जागरूकता अंतर को कम करने और सभी स्तरों पर पहल संबंधी रणनीतियां तैयार करने के लिए 2015 में इसको शुरू किया था WHO ने। लक्ष्य क्या है इसका? तो देशों द्वारा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेटा का संग्रह करें, लोग पता करें कि कैसे एंटी माइक्रोबियल कितना फैल गया है, किन एरिया में ज्यादा है, किन एरिया में कम है, डेटा का संग्रह करें, उसका विश्लेषण करें, साझा करें देश एक दूसरे के प्रति और उसका एक मानकीकृत दृष्टिकोण बनाएं। तो ये इसका लक्ष्य है। दूसरा क्या है? विश्व रोगाणु जागरूकता सप्ताह। तो एक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक चलाया जाता है जिसको वाव बोलते हैं। वर्ष 2015 से प्रति वर्ष आयोजित किया जाने वाला वाव एक वैश्विक अभियान है और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में रोगाणु रोधी प्रतिरोधक के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सारा खेल तो जागरूकता बढ़ाने पर ही है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, समुदाय जागरूक नहीं होगा, तब तक बात बनेगी नहीं। दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के विकास तथा प्रसार को धीमा करने के लिए आम जन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। तो तीनों मिलेंगे तभी बात बनेगी। आप नीति निर्माता केवल अगर चाहें तब भी नहीं हो पाएगा। नीति निर्माता भी मिलने चाहिए और भी हितधारक, जनता मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं ये भी मिलने चाहिए। अगर ये तीनों नहीं मिलते हैं तो बात नहीं बनेगी। उसके बाद क्या है? तो एक वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू किया गया है। वर्ष 2022 में रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 47 देशों ने ये बोला कि हम 2030 तक क्या करेंगे? पशुओं और कृषि क्षेत्र में रोगाणु रोधी उपयोग को 30 से 50% तक कम करने की प्रतिबद्धता करते हैं। तो देश मिलकर एक साथ इससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत ही बड़ा चुनौती हमारे सामने, खासकर मानवता के सामने बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा अगर नए पीढ़ी की दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पाती हैं तो। और अगला क्या है? PPP मॉडल के माध्यम से वित्त पोषण किया जाए जिससे कि नए जनरेशन की दवाइयां बनाई जाए। तो ये सब वैश्विक लेवल पे प्रयास किया जा रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। आगे की राह आप डेफिनेटली अब तक समझ गए होंगे। पहली बात तो क्या है कि सहभागी दृष्टिकोण होना चाहिए। सहभागी दृष्टिकोण मतलब क्या? कि जितने हितधारक हैं सब अगर मिल के काम करेंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो क्या है? AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जीवाणु रोधी प्रतिरोधकता से निपटने के लिए सभी सहयोगियों की आवश्यकता होगी। सभी सहयोगियों की आवश्यकता होगी जिसमें सरकार, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र के लोग शामिल हैं। ये सभी अगर एक साथ नहीं मिलेंगे तो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये। अगला R&D करना पड़ेगा। R&D कैसे करना पड़ेगा? तो पर्यावरणीय सैंपल में देखना पड़ेगा कि AMR के स्पष्ट संकेतक कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से ये एंटी माइक्रोबियल चीजें बढ़ रही हैं। और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना पड़ेगा जिससे कि पूरे देश उसी मानकों के अनुसार कार्य करें। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिले और इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी दवाई मिल जाए। तो एक मानक बनाना जरूरी है। शासन और निगरानी के ढांचे में सुधार, जैसे भारत में FDC बिक रही हैं जबकि भारत सरकार बंद किया है, प्रतिबंधित है। तो शासन और निगरानी ढांचे को बढ़ाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाए जिससे कि लैब पर्याप्त खुल जाए, प्रयोगशालाएं खुल जाएं, लोगों को आसानी से जांच करा सकें लोग और लोगों के रोग के अनुसार ही उनको एंटीबायोटिक दिया जाए। ऐसा नहीं कि केवल सोच कर या ग्वेस करके एंटीबायोटिक दिया जाए तो फिर वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। AMR पर चेन्नई घोषणा का कार्यान्वयन किया जाए। जो H1 आपको पता है कि एक शेड्यूल बनाया गया है, प्रतिबंधित कर दिया जाए, खासकर सेकेंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी की जो दवाइयां हैं, क्योंकि ये भी अगर विफल होंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सार्वजनिक बुनियादी स्वास्थ्य
ढांचे में निवेश किया जाए, यही जो बताया मैं आपको, प्रयोगशाला वगैरह बनाया जाए और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को अपनाया जाए पूरे वैश्विक तौर पर, तभी जाके हम इससे भविष्य में लड़ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि R&D के माध्यम से नेक्स्ट पीढ़ी, फोर्थ और फिफ्थ पीढ़ी की भी दवाइयों को हम, खासकर एंटीबॉडी जो दवाइयां हैं, एंटीबॉडी दवाइयां हैं, इनको हम या माइक्रोबियल दवाइयों को विकसित करने का प्रयास करें। नहीं तो अचानक कोई महामारी आती है तो मानवता के लिए वो बहुत बड़ी त्रासदी होगी। तो ये वे फॉरवर्ड है। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको ये मेंस की विषय वस्तु पूरी तरीके से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया भी होगा। बाकी अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पीटी की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा का पहला जो खबर है ये दावोस समिट से है, देख सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 6 पर है और ये दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 पे है। इवन जनसत्ता पे भी था। मैंने 2 न्यूज़पेपर लगाए, एक हिंदी के इंग्लिश के। इस पर हम लोग, हिंदी में है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। कई रिपोर्ट इसके तहत जारी किया गया है। बहुत कुछ बताया गया है कि अमीरी कैसे बढ़ी है, किन लोगों के पास कितनी अमीरी आ गई है, अर्थव्यवस्था के कमजोर रहने का अनुमान भी बताया जा रहा है। उसके बाद कई प्रकार की चीजें इसमें बताई गई हैं। हम स्पेशली कुछ चीजों पर फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विगत वर्ष में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। संदर्भ पहले समझ लीजिए। संदर्भ जो है ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक शिखर सम्मेलन 15 से 19 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, किया गया नहीं है बल्कि किया जा रहा है। अभी चल ही रहा है, खत्म होगा तो और इसके बारे में हम देखेंगे। यह विश्व आर्थिक मंच का 54वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम, विषय वस्तु, पुनर्निर्माण विश्वास, जिसको हम बोलते हैं रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रखी गई है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट को भी हम एक बार देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संदर्भ ये है। अब देखिए, विगत वर्ष में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं रिपोर्ट वगैरह से। ये देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पूछा है और इसका आंसर यही संस्थान था। तो अभी हम देख लेंगे इसको। अब देखिए, विश्व आर्थिक मंच के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो एक स्लाइड पे मैंने सब कुछ रख दिया है। परिचय क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड की एक गैर लाभकारी संस्था है। गैर लाभकारी संस्था है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो किसने मान्यता दिया है? स्विट्जरलैंड की ही सरकार ने दिया है। इसके संस्थापक कौन हैं? तो क्लॉस श्वाब हैं। यही इसके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अभी मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलोनी में है और 2015 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा कि इसी के तहत दावोस समिट होता है। दावोस समिट भी आप देखेंगे तो 2 बार होता है, गर्मी और सर्दी दोनों के हिसाब से, दोनों ही चीजों में होता है, लेकिन वो हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य क्या है इसका? तो वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीति, शैक्षणिक और समाज के अन्य लीडर जो है, नेता हैं या प्रतिनिधि को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करने हेतु प्रतिबद्धता। कुल मिला के दुनिया को बदलने के लिए जितने भी हितधारक हैं सबको एक साथ लाने का ये प्रयास करता है। इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट है, याद करना जरूरी है आपको। यही वाला पूछा है पहले 2019 में, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट अभी जारी किया है इसने। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक लिंग अंतर या लैंगिक अंतर रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक जारी करता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये इसकी मुख्य रिपोर्ट है। ये जरूर आपको हमेशा दिमाग में रखना है पीटी के लिए। दावोस शिखर सम्मेलन के 2023 जो है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जलवायु, प्रकृति और ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर चर्चा की गई।
एक प्रेरक शक्ति के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकी पर बातचीत की गई। आपको पता है कि एआई न्यूज में छाया हुआ है। एआई से देखेंगे मोदी जी आजकल खूब गाना गा रहे हैं और भी अलग अलग लोगों के आवाज में गाना चल रहा है। तो एआई का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों हो सकता है। एआई पर हमने ऑलरेडी मेंस के हिसाब से डीएनएस में एक टॉपिक ले रखा है। भू राजनीति तनाव के बीच सुरक्षा और सहयोग हासिल करना, इन सब पर चर्चा की गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी ये समिट हुई है, देख सकते हैं आप। उसके बाद वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं 2024 में क्या कहा गया है। इसमें मैंने 1, 2, 3 डाला है। पहला, वैश्विक जोखिम का अर्थ क्या है इनके अनुसार। तो अर्थ यह है कि किसी घटना या स्थिति के घटित होने की संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है इसको, कि यदि वो घटित होती है तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों के एक महत्वपूर्ण अनुपात में कितना नकारात्मक प्रभाव वो घटना डाल देगी। ऐसी घटना के रूप में इसको प्रभावित किया गया है कि अगर वो घटित होगी तो अर्थव्यवस्था को और विभिन्न आयामों को किस तरीके से और कितनी मात्रा में नकारात्मक प्रभाव डाल देगी, उसको हम बोल रहे हैं क्या, वैश्विक जोखिम। दूसरी बात, इस रिपोर्ट के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, गर्म होते ग्रह, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष की पृष्ठभूमि में अगले दशक में हमारे सामने आने वाले कुछ गंभीर जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है। क्या क्या जोखिमें हैं, तो ये जोखिम देख सकते हैं आप। गलत सूचना और सामाजिक ध्रुवीकरण। एआई के प्रयोग से आप देखिए गलत सूचना कितनी चल रही हैं। किसी की आवाज में कोई कुछ भी बोल दे रहा है, डीप फेक चल रहा है। तो यही बोल रहा है कि गलत सूचना और सामाजिक ध्रुवीकरण। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 इस बात पर प्रकाश डालती है कि एआई संचालित गलत सूचना और दुष्प्रचार से उत्पन्न जोखिम सामाजिक ध्रुवीकरण को बहुत तेजी से प्रभावित कर सकता है। दंगे फसाद हो सकते हैं। आप देखेंगे किसी एक कम्युनिटी के लिए दूसरी कम्युनिटी के तहत से कुछ चीजें बोल दिया जाए, ध्यान से उसको चेक नहीं किया गया, तो ये बहुत बड़ी एक हमारे सामने चुनौती ये भी उभर रहा है। अगला है आर्थिक अनिश्चितता। ये बोल रहा है कि आने वाले वर्षों में लगातार आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी। आप देख सकते हैं कि जो न्यूज का कंटेक्स्ट है उसमें ही स्पष्ट आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, देखिए स्पष्ट बोला है कि मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत, अब इसमें क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो उसने यही बोला है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार अभी क्या रहेगी, मंदी के दौर में चलती रहेगी। 3 दशकों की बात कर रहा है कि 3 दशक में ये पहली बार हो रहा है कि इतनी ज्यादा मंदी की तरफ जाने की संभावना है। तो वही बोल रहा है। सामाजिक मुद्दे क्या है, तो लंबी अवधि में आबादी का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उसको आर्थिक अवसर तक पहुंचने की चुनौती रहेगी, और जिससे सामाजिक रूप में संभावित रूप से सामाजिक मुद्दे पैदा होंगे। लोग गरीबी की तरफ बढ़ सकते हैं, रोजगार नहीं मिलेगा, तमाम समस्याएं होंगी। गंभीर जोखिम बोल रहा है कि इसमें चरम मौसमी घटनाएं हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देख सकते हैं आप पेरिस समझौता में जो बातें हुई थी वो लगभग अभी हो ही गया है। मतलब जो हमें इस सदी तक पूरा करना था 1.5% का 1.5 डिग्री का, वो लगभग हो ही गया है पूरा। पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण बदलाव जो हो रहा है, जैव विविधता की जो हानि हो रही है, पारिस्थितिकी तंत्र का पतन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्रदूषण अगले दशक में बहुत गंभीर चुनौती बन के उभरेंगे। इन पर बात हुई है। बढ़ता एकाकीपन। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता वाले देशों को प्रौद्योगिकियों और नौकरी के अवसरों में बढ़ते अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। जो ज्यादा संवेदनशील हैं वहां पे न नौकरी मिलेगी, न प्रौद्योगिकी अच्छी आ पाएगी, काफी तकलीफें होंगी। और सिफारिश क्या की गई है देशों से इसमें कि एक स्थानीयकृत टीम वर्क बनाया जाए, राष्ट्र, व्यवसाय और यहां तक कि व्यक्ति के बीच अधिक स्थानीयकृत टीम वर्क बनाया जाए, सामूहिकरण तरीके से काम किया जाए, सीमा पार सहयोग, देश एक दूसरे के प्रति भी सहयोग करें, केवल अपना न देखें, अपना हित न देखें, विशाल आर्थिक सहयोग, राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को पहचानते हुए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 इस बात पर जोर देती है कि मानव सुरक्षा और समृद्धि के लिए निर्णायक
जोखिमों के लिए बड़े पैमाने पर सीमा पार सहयोग महत्वपूर्ण है। अगर सभी देश मिल के सहयोग नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। विश्वास का पुनर्निर्माण, देशों के बीच में आपस में विश्वास बने। सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के नेताओं के बीच खुली और रचनात्मक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी की ओर वापस दृष्टिकोण प्रोत्साहित किया जाए। कुल मिला के आपसी भरोसा बनाना जरूरी है। तो ये कुछ बातें हुई हैं महत्वपूर्ण, एक बार आप सुन लिए हैं, एक बार देख लीजिएगा, सफिशियंट है। ये कुछ बातें इसमें की गई हैं रिस्क के बारे में कि एक्सट्रीम वेदर, AI, मिस इन्फॉर्मेशन, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, साइबर अटैक, इकोनॉमिक डाउनटर्न, डिसरप्टेड सप्लाई, आउटब्रेक, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये सब बताया गया है कि कौन किस रेशियो में, किस अनुपात में, किस परसेंटेज में जोखिम है। इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है, इसको आप करने का प्रयास करिएगा। 2 अभ्यास प्रश्न हैं, आप दोनों को ही देख लीजिएगा, कर सकते हैं आप आसानी से, जो हमने पढ़ा है इसी में से। अब हम बात करेंगे, एक अभ्यास प्रश्न था ये, इसको आप करिएगा। और आते हैं आज के अंतिम खबर पर। आज का अंतिम खबर क्या है कि 9 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। देश में 9 साल में 24 यहाँ राउंड फिगर में बोल दिया है, यहाँ 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। तो कुल मिला के नीति आयोग ने अपना एक रिपोर्ट बोल सकते हैं जारी किया है और एक रिसर्च पेपर जारी किया है, और उसमें बोला है कि 2013-14 में 29.17% जो बहुआयामी तरीके से गरीब थे, 2022-23 में घटकर अब वो कितना हो गया है, 11.28% हो गया है। अर्थात गरीबी बहुत तेजी से कम हुई है, बहुआयामी गरीबी तेजी से कम हुई है भारत के विभिन्न प्रयासों द्वारा। वो कौन कौन से प्रयास है, यहाँ हिंदी का न्यूज है, आराम से पढ़ लीजिएगा, बताया गया है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इस पर। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। UNDP का जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, उस पर पहले प्रश्न पूछा गया है। तो हम 2012 में प्रश्न पूछा गया है। हम इन दोनों को प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार देख लेते हैं और जल्दी ही एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊंगा जो पूरा आपको गरीबी पर, पॉवर्टी पर पूरा आधारित रहेगा और पूरा समग्र दृष्टिकोण आपको उस पर दे देगा। वो पहले राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। MPI परिचय क्या है, जारी कौन करता है, नीति आयोग। पहला संस्करण कब जारी किया गया, 2021 में। और किस पर आधारित है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है। पहला वाला किया गया था परिवार स्वास्थ्य संरक्षण, जो है राष्ट्रीय NFHS4 पर आधारित था, लेकिन अभी जो जारी किया गया है या किया जा रहा है वो किस पर है, इसके 5 पर आधारित है। इसी का 5वां जो आ गया है 19-20 में, उस पर आधारित है। तो ये ध्यान रखना है। आयाम और संकेतक क्या है, तो इसके 3 आयाम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और 12 संकेतक हैं। 12 संकेतक में क्या है, पोषण, अभी मैं डायग्राम से दिखा दूंगा, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। ये संकेतक हैं 12 और 3 आयाम हैं। हम थोड़ा देख लेते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में क्या है। जारी करता इसको 2 संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, जिसको हम OFI भी बोल देते हैं। इसे प्रथम बार वर्ष 2010 में OFI तथा UNDP के मानव विकास रिपोर्ट के कार्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये 2021 में, सच कहें तो इसी से प्रेरित है, ये वाला जो नीति आयोग वाला है इसी से प्रेरित है। और MPI में क्या रहता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तो रहेगा ही, लेकिन मतलब आयाम तो 3 ही रहेंगे इसमें, आयाम 3 रहेंगे, लेकिन संकेतक इसमें कितने हैं, 10 संकेतक कितने हैं, 10। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे आपको ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। ये जो एक कलर में लिखे हैं ये मैं यहां लिख रहा हूं, और ये है नीति आयोग वाला। ये किसका है? नीति आयोग वाला। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे गरीबी पढ़ेंगे तो देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, और इनका भार 1/3, 1/3, 1/3 तीनों का है। और ये 12 संकेतक है, 1/6, 1/12, 1/12 ऐसे दिया गया है। अब भार भी याद करने की मुझे नहीं लगता कि आपको आवश्यकता है, बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ये मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य और बैंक अकाउंट जो है इसमें नहीं है। वैश्विक बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है इसमें क्या है? ये राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक ये है, ये और ये वैश्विक। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ये 3 स्तर इसके हैं, 3 स्तर इसके सेम हैं। ये 12 इसमें है तो ये इसमें कितना है? 10। तो 2 कौन से नहीं है? एक ये नहीं है उसमें और एक ये नहीं है उसमें। हमारे इंडिया वाले में ये और ये दोनों हैं। तो ये आपको संकेतक याद रखना है, क्योंकि संकेतक पे भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है, इसको हल करने का आप प्रयास करिएगा। और इस तरीके से आज का डीएनएस हम यहीं रोकेंगे। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैं आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कम से कम समय में अधिक से अधिक बातों को कवर करूं, जिससे कि आपके समय की बर्बादी ना हो। कम समय में अधिक बातें आप सुन सके, पढ़ सकें और अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। धन्यवाद।